सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10 का जो आपका वीकली टेस्ट 26 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला है, सब्जेक्ट विज्ञान का, विषय विज्ञान का, जो आपका 26 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ से आप लोग का बहुत सा क्वेश्चन डायरेक्ट वीकली टेस्ट के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है, और एक एक क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम के लिए भी एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह वीडियो पार्ट 2, अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 वीडियो का लिंक दे दिया गया है, उसे जाकर के जल्दी से देख लो। दोनों देखोगे तो ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है आपके वीकली टेस्ट में। बहुत सा क्वेश्चन डायरेक्ट वीकली टेस्ट के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, विषय जो है आपका विज्ञान, और कक्षा 10th, और मार्क्स आपका रहेगा 40, और समय दिया जाएगा 90 मिनट। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले प्रश्न को। तो सबसे पहला है आपका सेक्शन ए का, जो कि आपका दो नंबर का 10 क्वेश्चन वाला है, पूरे 20 नंबर का, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहला प्रश्न को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला प्रश्न है आपका, सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? जो सीसा और टीन होता है, वो दोनों के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, यही पे पूछ रहा है। ए सोल्डर कहते हैं, या फिर बी पीतल कहते हैं, सी कांसा कहते हैं, या फिर डी स्टील कहते हैं। ये आपका धातु चैप्टर से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोल्डर कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। ये आपका फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपका बोलता है, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ए लिथियम, बी कैल्शियम, सी तांबा, डी लोहा। आप लोगों ने पढ़ा होगा सोडियम और पोटेशियम। तो आप लोग को ये भी जानना जरूरी है कि ये लिथियम भी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका ए कार्बन, बी हीरा, सी सोना, या फिर डी चांदी। तो सबसे कठोर पूछ रहा है, तत्व पूछ रहा है। ठीक है, तो तत्व पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठटका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी हो जाएगा, तो हीरा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका देख लेते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका, एक अधातु जिसमें चमक होती है। एक अधातु जिसमें चमक होती है। धातु तो सारे लगभग सारे में चमक होती है, लेकिन एक ऐसा अपवाद में अधातु भी होता है जिसमें चमक होती है, या फिर पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए कोयला में तो चमक नहीं होता, बी सल्फर में भी नहीं होता, सी आयोडीन, या फिर डी ब्रोमीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आयोडीन, यानी कि जो आपका नमक होता है घर में, वो उसमें चमक होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन। अभी तक लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बस एक क्लिक ही तो करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या क्या कहते हैं? जो लोहा पे जिंक की परत जो पर चढ़ाया जाता है जंग लगने की वजह से, उसे क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए संक्षारण कहते हैं, बी यसद लेपन कहते हैं, नेक्स्ट आपका सी विद्युत अपघटन कहते हैं, या फिर डी पानी चढ़ाना कहते हैं। तो इसको जो बोलते हैं 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यसद लेपन कहते हैं। आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट आपका देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका, प्लेनेरिया में किस विधि से विभाजन होता है? यानी कि प्लेनेरिया जो होता है उसमें किस विधि से विभाजन होता है? प्लेनेरिया कोई जीव है। ठीक है, ए विखंडन विधि से, बी पुनरुद्भवन से, सी मुकुलन विधि से, या फिर डी कायुक परिवर्धन विधि से। सबका रिप्रोडक्शन चैप्टर से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, पुनरुद्भवन के द्वारा प्लेनेरिया में विभाजन होता है। ठीक है, और मुकुलन के द्वारा किस में होता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, मुकुलन के द्वारा किस में होता है, ये भी आपका आ सकता है एग्जाम में, किस जीव में होता है, यही आपको बताना है कमेंट में। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन, एक हार्मोन का नाम लिखिए जो लड़कों में यौना अवस्था के लक्षणों को नियंत्रण करता है। एक हार्मोन का नाम लिखना है जो लड़कों में किसका नियंत्रण करता है? यौना अवस्था को नियंत्रण करता है। ए प्रोजेस्टेरोन,
बी टेस्टोस्टेरोन, सी थायरोक्सिन या फिर डी एस्ट्रोजन। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, लड़कों में पूछा था इसलिए टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है आपका जब एक पुष्प के परागकण से परागकण ठीक है, परागकण ठीक, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। जब एक पुष्प है मान लो, इससे दूसरे पुष्प में के वर्तिकाग्र तक जब स्थानांतरित होता है इसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए है आपका स्व परागण कहते हैं यानी कि सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, या फिर पर परागण कहते हैं यानी कि क्रॉस पोलिनेशन, या फिर परागण कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं, या फिर अंकुरन कहते हैं। तो इसका जो राइट हो जाएगा एक पुष्प के दूसरे पुष्प में जा रहा है इसलिए पर परागण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर एक ही पुष्प के जब एक ही पुष्प के जाता अगर वर्तिकाग्र तक तो उसको बोलते हैं स्व परागण बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरे पुष्प पे जा रहा है तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन। तो नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए देख लेना अच्छे से। तो नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन, जो जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है और जिसमें भोजन का भंडारण भी संचित होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है नर युग्मक कहते हैं, बी मादा युग्मक कहते हैं, सी युग्मनज कहते हैं, या फिर डी ऊतक कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मादा युग्मक कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। तो नेक्स्ट आपका 10 नंबर ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन के मुकुलन के द्वारा किस में होता है। ए अमीबा में होता है, किस में पूछ रहे हैं, मुकुलन के द्वारा पूछ रहा है ना। बी ईस्ट में होता है, सी प्लाज्मोडियम में होता है, या फिर डी लेशमानिया में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है मुकुलन के द्वारा, मैंने ऊपर आप लोगों से बोला भी था कमेंट में बताने के लिए, आप लोगों ने उम्मीद है कि बता दिया होगा। ऑप्शन नंबर बी ईस्ट हो जाएगा। और एक होता है मुकुलन के द्वारा हाइड्रा में होता है। दोनों आप लोग याद रखना, हाइड्रा एक हो जाएगा हाइड्रा, और एक आपका हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। दोनों में मुकुलन के द्वारा होता है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेक्शन बी का जो कि 2 नंबर का 2 क्वेश्चन 4 नंबर का होने वाला है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को, यानी कि 11 नंबर प्रश्न को। तो आपका बोलता है आधातवर्धनीयता क्या है, उदाहरण द्वारा समझाएं। यानी कि आधातवर्धनीयता क्या है, इसे उदाहरण के द्वारा समझाना है। तो उत्तर है आपका धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। यानी कि धातु जो है उसको अगर हथौड़े से पीटोगे या फिर हथौड़े से पीटोगे तो उसे पतली चादर में बदल जाता है। मान लो इतना बड़ा मोटा आपका हथौड़ा है, सॉरी लोहा है, कोई धातु है, इसको अगर हथौड़े से पीटोगे तो इसको लंबा बना सकते हो। इसे ही आधातवर्धनीयता कहते हैं। नेक्स्ट आपका धातुओं के इसी गुण का आधातवर्धनीयता कहते हैं। जैसे सोना और चांदी में सबसे ज़्यादा आधातवर्धनीयता पाया जाता है, यानी कि ज़्यादा फैलते हैं पीटने पे। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन, उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। जब एक ही पुष्प जो है, मान लो उड़हुल आप ले सकते हो इसको उदाहरण के लिए, उड़हुल जो है उसमें एक ही पुष्प में स्त्री केसर भी होते हैं और पुंकेसर भी होते हैं, इसलिए वो उभयलिंगी है। उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। जैसे एक ही पुष्प में अगर पुंकेसर भी है स्त्री केसर भी है तो उसे उभयलिंगी कहते हैं। उभय मतलब होता ही है दोनों। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका देख लेते हैं सेक्शन सी का जो कि 3 नंबर का 2 क्वेश्चन होने वाला है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोलता है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, किन्हीं 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दें। यानी कि 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण बताना है। तो उत्तर है आपका ऐसे धात्विक ऑक्साइड जिनकी प्राकृतिक अम्लीय हो तथा क्षारकीय दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार की होती है, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे अल्मुनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 नेक्स्ट है, तथा जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। दोनों क्या है आप लोग याद रखना, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये आपका एग्जाम में भी पूछता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका देख लेते हैं हम लोग क्या उदाहरण है।
नेक्स्ट आपका देख लेते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को। तो 14 नंबर क्वेश्चन है आपका लैंगिक जन्म की अपेक्षाकृत लैंगिक जनन की अपेक्षा अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है, यानी कि अलैंगिक जनन की अपेक्षाकृत लैंगिक जनन के क्या लाभ है, ये पूछ रहा है। तो उत्तर है आपका अलैंगिक जनन द्वारा उसी तरह की संतति उत्पन्न होता है, यानी कि जैसा अगर जनक है यानी कि माता पिता होंगे वैसे ही उसके औलाद भी पैदा होंगे। अलैंगिक जन्म में संतति पैदा होती है जैसा जनक होता है, यानी कि जैसा जनक होता है, ठीक है, जो नई समष्टि उत्पन्न करने में सहायक नहीं होती है, कि ये नए समष्टि उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा DNA प्रकृति की सहायता से नई समष्टि उत्पन्न होती है, यानी कि अलग अलग प्रकार के संतति पैदा होते हैं, ठीक है। इसके विपरीत नेक्स्ट आपका समष्टि उत्पन्न होते हैं जिससे कुछ भिन्न तरह के जीव प्राप्त होते हैं। ये विभिन्नता जीवों के अनुकूलन और विकास में सहायता करती है। ये विभिन्नता जीवों के जो विभिन्नता आती है ये अनुकूलन और विकास में सहायता करती है, ठीक है, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से रहना, जैसा बाहर सिचुएशन बनेगा उसी तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका सेक्शन डी का 2 क्वेश्चन इसमें भी है जो कि 55 नंबर का है, 10 नंबर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका 15 नंबर प्रश्न है आपका धातु और अधातु के बीच भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें, यानी कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु के बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो आप लोग क्या करना है, इसे अंतर लिखने के लिए एक बगल आप लोगों को लिखना है धातु और बीच में आप लोगों को देना है लाइन, ठीक है। एग्जाम में आप लोग को ऐसे ही लिखना है वरना आप लोग को नंबर काट लिया जाएगा। एक बार लिखना है आप लोग को धातु, इसके बाद आप लोग को पॉइंट बाई पॉइंट लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट लगाना, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाना, धातु में लिखना है एक, उसके बाद यहाँ पे धातु में एक लिखना है। आपको अंतर जब पूछेगा तो आप लोग को इसी तरीके से जवाब देना है वरना आपका नंबर भी काटा जा सकता है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप चलिए फिर देख लेते हैं। सबसे पहले धातु को हम लोग, धातु में सबसे पहला है आपका धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, यानी कि धातु में क्या होती है, एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जो कि धातु में नहीं होती है। धातु विद्युत धनात्मक होते हैं, क्या होते हैं, धातु जो है विद्युत के धनात्मक है, यानी कि विद्युत का चालन वो करते हैं। मान लो कोई धातु है, अगर आप यहाँ पे करंट देते हो तो ये यहाँ तक भी करंट आ जाएगा, धातु का ये गुण है, भौतिक गुण है। नेक्स्ट आपका धातु ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, धातु ऊष्मा की भी सुचालक होती है। मान लो ऊष्मा मतलब मान लो ये कोई धातु है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे अगर आप आग लगाए हो, ठीक है, तो ये छोर भी आपका गर्म हो जाता है, यही होता है ऊष्मा का सुचालक, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका फोर्थ अंतर है आपका धातु अधातुवर्धनीयता तथा तन्य होती है, यानी कि ऊपर आप लोगों ने देखा कि अधातुवर्धनीयता का मतलब पतले चादर के रूप में बनाया जा सकता है और तन्य मतलब अगर आप इतना सा है उसको तो इसे तान करके इसे लंबा भी किया जा सकता है, ये होता है तन्य होती है। ये धातु का भौतिक गुण है। धातुओं के घनत्व ऊंच होते हैं, धातु के घनत्व क्या होते हैं, ऊंच होते हैं, जबकि धातुओं के निम्न होते हैं। हथौड़ा के पीटने पर धातुओं एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, यानी कि जब धातु को आप लोग पीटोगे, जैसे बेल का उदाहरण ले लो, जो स्कूल में बेल होता है उसको पीटते हैं तो एक विशेष प्रकार की क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है ना, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, धात्विक ध्वनि कहते हैं। धातु की भौतिक गुण है, आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी। साधारण ताप पर धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है, यानी कि साधारण ताप में धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। सिर्फ मरकरी ही एक ऐसी धातु है, यानी कि अपवाद में मरकरी आ जाता है, एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव में होती है, यानी कि मरकरी जो है धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती है, आपका अपवाद में है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, जब आप लोग ऐसा बनाओगे, यहाँ धातु लिखोगे और यहाँ पे अधातु, तो इधर फिर से आपको यहाँ से एक लिखना है फिर, और ये वाला अधातु वाला लिखना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला है धातु में 5 नंबर का क्वेश्चन इसलिए बड़ा है। पहला आपका धातु में ऐसी चमक नहीं होती है, यानी कि जैसे धातु में चमक थी वैसे अधातु में चमक नहीं होती है। अपवाद आयोडीन एवं ग्रेफाइट में चमक होती है, अपवाद के लिए आयोडीन में चमक होती है, ग्रेफाइट में चमक होती है, जबकि ये अधातु है फिर भी इसमें चमक होती है। नेक्स्ट आपका दूसरा अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है, अधातु जो होती है विद्युत का ऋणात्मक होती है।
यानी कि विद्युत का चालन नहीं करती है। यानी कि एक छोर में अगर आप करंट देते हो, जैसे मान लो लकड़ी है, एक छोर में अगर आप करंट देते हो दूसरे छोर में आपका करंट नहीं लगेगा। सिर्फ हाइड्रोजन धनात्मक होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का धनात्मक होता है, यानी कि H+ उसमें पाया जाता है। अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि जब आप कोई धातु है, ये ऊष्मा का कुचालक होता है। जैसे आप लोग लकड़ी को जलाते हो तो दूसरे छोर यहाँ जलाते हो अगर मान लो, तो दूसरा छोर उसका गर्म नहीं होता है, यहाँ पे बोल रहा है। नेक्स्ट आपका फोर्थ, क्या यहाँ पे इसमें भी सिर्फ हाइड्रोजन एवं ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी कि इसमें भी अपवाद है। हाइड्रोजन एवं ग्रेफाइट जो है विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। हाइड्रोजन एवं ग्रेफाइट से विद्युत चालन होती है। फोर्थ है, अधातु नदीता तथा तन्य नहीं होती, यानी कि इसे पतले चादर के रूप में नहीं बदला जा सकता है। जैसे लकड़ी को ही उदाहरण में लेकर के चलते हैं, उसे पीटोगे तो टूट जाएगा, ना कि वो फैलेगा। तन्य भी नहीं होता, वो लंबा भी नहीं किया जा सकता है। अपवाद प्लास्टिक, गंधक, धन्य होता है। ठीक है, इसमें भी अपवाद है। अपवाद में प्लास्टिक जो है वो उसको ताना जा सकता है, और गंधक यानी कि सल्फर को भी ताना जा सकता है। अधातु की ध्वनि निम्न होती है। जैसे लकड़ी को ही पीटोगे तो लोहा के मुकाबले कम ध्वनि देगा, है ना। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ, अधातु से ध्वनि नहीं निकलते हैं। अधातु से ध्वनि नहीं निकलता है, यानी कि आवाज़ नहीं निकलता है, और उसे पीटने पर टूटकर चूर चूर हो जाता है। जब उसे पीटोगे आप तो टूट करके चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, अधातु साधारण ताप पर ठोस या गैस होती है। सिर्फ ब्रोमीन साधारण ताप पर द्रव होता है। सिर्फ ब्रोमीन जो है साधारण ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। तो नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से कर लो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनका भी हेल्प हो सके। 16 नंबर लास्ट क्वेश्चन आपका, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की व्याख्या करें। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की व्याख्या करें। तो अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, या फिर चैनल में जाओ और लेटेस्ट वीडियो 1-2 वीडियो के बाद होगा पार्ट 1 10th क्लास 26 अक्टूबर लिखा हुआ होगा, उसे आप लोग देख लेना जरूरी में। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की व्याख्या करें, यानी कि पुष्पी पादप जो होता है उसमें लैंगिक जनन की व्याख्या करना है। यानी कि पुष्पी पादप मतलब ऐसे पौधे जिसमें बीज बाहर होते हैं। आवृत्ति बीजी, पुष्पी पादप को ही आवृत्ति बीजी कहा जाता है। पौधों के जनन अंग पुष्प में अवस्थित होते हैं। कहाँ अवस्थित होते हैं? जनन अंग पुष्प में अवस्थित होते हैं। पुष्प के विभिन्न भाग निम्नलिखित हैं, यानी कि पुष्प जो है क्या होता है? आवृत्ति बीजी के विभिन्न भाग निम्नलिखित है। कौन कौन सा? बाह्य दल, स्त्री केसर, पुंभ केसर। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ तो आपको पूरा रिलेट कर रहा होगा। पुंभ केसर नर जनन अंग है। पुंभ केसर क्या है? नर जनन अंग है, जो परागकण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परागकण बनाते हैं। परागकण सामान्यतः पीले रंग के होते हैं। परागकण सामान्यतः पीले रंग के होते हैं। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित रहता है। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित रहता तथा यह पुष्प का मादा जनन अंग है। यह पुष्प के मादा जनन अंग है। यह 3 भागों का बना होता है, यानी कि जो स्त्री केसर है वो 3 भागों में बना होता है। कौन कौन? वर्तिका यानी कि स्लाइग्मा, वर्तिकाग्र यानी कि स्टाइल, और अंडाशय ओवरी। अंडाशय में बीजांड होते हैं। अंडाशय में क्या होते हैं? बीजांड होते हैं, तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक, परागकण में जो द्वारा उत्पादित नर युग्मक होता है अंडाशय की अंड कोशिका से संलयित हो जाता है, यानी कि अंडाशय के में जो अंड कोशिका होता है उसमें संलयित हो जाता है। जनन कोशिका के इसी युग्मन अथवा निषेचन से युग्मनज बनता है। ठीक है, क्या बनता है? युग्मनज बन जाता है, जिसमें नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है, जो एक नए पौधे में विकसित हो सकता है। तो यही था आपका 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।